स्टूडेंट देखिए, आज हम लोग बात करेंगे भू सर्वेक्षण का। ठीक है, भू सर्वेक्षण का सबसे पहले आज हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। क्या है परिभाषा? तो वह सर्वेक्षण यानी भू सर्वेक्षण वह क्रिया है। ठीक है, भू सर्वेक्षण क्या है? वह क्रिया है। ठीक है, भू सर्वेक्षण वह क्रिया है जिसके द्वारा भूमि पर स्थित सभी चीज़ों को नक्शे में उसी रूप में उतार कर दिखाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? भू सर्वेक्षण कहलाता है। आपको बात समझ में आ गया? मतलब जो ज़मीन पर जो हमारा बना हुआ चीज़ रहता है ना, उससे हम एक छोटा सा मैप बनाते हैं, उसके के ऊपर वो सारी चीज़ों को हम दर्शाते हैं। ये दर्शाने की जो प्रक्रिया होती है वही भू सर्वेक्षण कहलाता है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। या फिर इसको दूसरे रूप में कहेंगे तो यह कह सकते हैं, भू सर्वेक्षण नापने की वह कला है जिसमें भू स्थान पर स्थित सभी स्थानों के अपेक्षित स्थितियों में बिंदुओं द्वारा बिंदुओं की दूरी व इनके आकार को ज्ञात करते हैं और फिर उन्हें शुद्धता माप को कागज़ पर प्रदर्शित करते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे आप मान लो कि आपके पास ये एरिया है। ठीक है, इस एरिया में एक पॉइंट ए यहाँ है, एक पॉइंट बी यहाँ है, या फिर कोई चीज़ है यहाँ पर उपस्थित, और एक पॉइंट सी यहाँ है। तो क्या है कि पॉइंट ए कहाँ है ये अरेंज करना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कोई बगल से कहीं ना कहीं से दूरी मापिएगा ना, कि ये हो सकता है कि ये जो बाउंड्री हमने खींचा इस बाउंड्री से कितनी दूरी पर है। इसी को हम लोग कहते हैं आपेक्षिक। ठीक है, रिलेटिव रिलेट करते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर करके हम क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो फील्ड में जो भी पॉइंट हमें, जो भी स्थान हमें मौजूद है, उसे हम क्या करते हैं, एक कागज़ के ऊपर एकदम शुद्धतम नाप, एकदम पूरा प्योरली रूप से मापते हैं ताकि उसमें कोई गलती ना हो। और उसे मापने के बाद क्या करते हैं, उसे मापने के बाद उसे एक पेज के ऊपर में हम लोग अरेंज करते हैं। ये जो कला होती है अरेंज करने का, ठीक है, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है भू सर्वेक्षण। ठीक है, अगर इसका एक और अगर तीसरा परिभाषा देखें तो यह कह सकते हैं, भूमि के धरातल की दिशाओं को मानचित्र के रूप में प्रदर्शित करने की कला ही भू सर्वेक्षण कहलाती है। आई होप को आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि भू सर्वेक्षण के लिए। ठीक है, आपको हम कुछ और भी दिखा देते हैं एक दो परिभाषा के रूप में यहाँ पर, जिससे आप आराम से बाद में नोट बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी तक हमने बात इस बात पर किया कि यानी कि भू सर्वेक्षण कहते किसे हैं। ठीक है, सिर्फ इस बात पर हमने बातें किया। ठीक है, भू सर्वेक्षण क्या काम होता है? उसका काम होता है ज़मीन पर जो चीज़ दिया हुआ है उसे एक नक्शे के रूप में क्या करना है, अरेंज करना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भू सर्वेक्षण कहते हैं। अब क्या है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, भू सर्वेक्षण का क्या मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि अगर आप एक लैंड सर्वेयर बनते हैं, ठीक है, यानी कि एक आप अमानत का काम करते हैं या भू सर्वेक्षण का काम करते हैं, तो आपका क्या महत्व है, यानी क्या आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, किस किस लिए आप ये पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, उसका क्या क्या महत्व है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ हम जो है वो सर्वेयर को देखेंगे। तो इनकी महत्वपूर्ण कुछ उद्देश्य हैं, वो आपको हमने नीचे लिखा है। चलिए देखते हैं। पहला है कि खेतों का सही मानचित्र तैयार करना, जो खेत है उसका सही से मानचित्र तैयार करना। दूसरा, खेतों की सही तरीक़ों से सीमा निर्धारित करना। जैसे आप देखो कि अगर ये आपका खेत है, ठीक है, इसका एक अच्छे तरीक़ा से मानचित्र को पहले बनाना। ठीक है, दूसरी नंबर बात, कोई भी खेत होता है उनके बगल में कोई दूसरा खेत तो होता ही होता है। ठीक है, तो पहला है कि मानचित्र को तैयार कीजिए अच्छे से। ठीक है, दूसरा है कि उसको सीमा को निर्धारित कीजिए अच्छे से। ठीक है, तीसरा है कि अगर मान लो ये ए आदमी का ये खेत है और ये बी आदमी का खेत है, तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि ए और बी आपस में लड़ते ही रहता है। तो इनकी सीमा के विवाद को आप क्या करो, सुलझा दो कि आगे ये वो लड़ाई ना करे। ठीक है, उसके बाद है कि इनकी ज़मीन कहाँ से गुजरती है, क्या कोई रोड से गुजरती है, यानी कि कोई NH है, SH है, ठीक है, या फिर ये चौड़ का ज़मीन है, पड़ती ज़मीन है। तो ज़मीन का, जैसे हम ज़मीन को हर जगह तो ज़मीन ही ज़मीन उपलब्ध है, लेकिन होता क्या है कि सबकी वैल्यू अलग अलग होता है। यानी मूल्यांकन आपको करना होगा, उस भूमि का सही से आपको मूल्यांकन करनी पड़ेगी कि ये किस टाइप के ज़मीन में जा सकता है ये। ठीक है, मूल्यांकन आप करोगे, साथ ही साथ आप ये भी करोगे कि जो फील्ड अभी जो हमने ए और बी नाम का व्यक्ति का जो हमने खेत बनाया, ठीक है, तो ये जो ए व्यक्ति का खेत है और ये बी व्यक्ति का खेत है, तो ये जो ए व्यक्ति का खेत है, ये जो बी व्यक्ति का खेत है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसको ये भी तो देखते हैं ना कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। नहीं, लोग कहते हैं कि भाई मेरा खेत का सही माप बता दीजिए। ठीक है, तो ये कितना क्षेत्रफल होगा ये भी आप इसी के द्वारा निकालते हो। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी तक आपको हमने 5 पॉइंट बता दिया। ठीक है, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हम आपको आगे बताते हैं। तो आगे जो छठा नंबर पॉइंट है वो देखिए, छठा नंबर क्या पॉइंट है। छठा नंबर पॉइंट है कि क्षेत्र के विकास के लिए सही नियोजन करना। ये वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक गांव का एरिया है, ठीक है, और इस गांव से एक सड़क भी ऐसे करके गुजर रही है। ठीक है, तो बात यह है कि जो गांव के लोग घर बनाएंगे वो किस तरह से अरेंज करेंगे।
या उनके गांव में कोई स्कूल होगा, कॉलेज होगा या फिर अस्पताल होगा, ये सभी किस तरह से अरेंज किए जाएंगे। ताकि अरेंज करोगे, अरेंज करने का कहने का मतलब है नियोजित करना, विन्यासित करना। आप किस तरह से विन्यास करोगे ताकि लोग अच्छे से रह पाए। आप अभी गांव को बसाते हैं ना, तो और भविष्य में बसते हुए तो वो वहाँ पे लोग चले जाएंगे। आज संख्या वहाँ पर 100 होगी, 1 साल के बाद वहाँ पर संख्या 200 होगी, 5 साल के बाद वहाँ पर 1000 होगी, 10 साल के बाद वहाँ पर 10,000 लोगों की जनसंख्या होगी। मान लीजिए तो इतने लोगों को आपको उसमें बसाने भी तो है ना। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को हम लोग कहते हैं कि जो भी क्षेत्र है उसको आपको सही से क्षेत्रों का विकास के लिए आपको सही से क्या करना, नियोजन करना। आई होप कि आप ये मेरी बातों को समझ गए होंगे। प्रकृति स्थल एवं भूभाग को जो है वो आपको विरासत को उसे क्या करना, विकास के लिए उसको बचा के रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसी गांव में मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्रकृति धरोहर है, पहले से पड़ा हुआ चीज़ है, ठीक है, तो उसे भी आपको बचा के रखनी है और उसके बाद उस एरिया को आपको विकास करनी है, ठीक है। अगला चीज़ है कि सड़क, मेड़, सिंचाई, नाले इत्यादि का सही चुनाव करना। इसका क्या मतलब हुआ, आप देखते होंगे कि आप अक्सर गांव में नहर बनता होगा, ठीक है। तो जो नहर बनता है, ठीक है, जो भी नहर बनती है, ऐसा तो नहीं कि कहीं से भी पास कर देंगे तो पानी बहना शुरू कर देगा, जी नहीं। उस नहर के लिए आपको सही डायरेक्शन चुनना होता है। उस वो बीच गांव से क्रॉस करेंगे कि फील्ड वाला एरिया से क्रॉस करेंगे कि औद्योगिक वाले एरिया से क्रॉस करेंगे। ये सारे चीज़ों को पर आपका ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर ऐसा हो सकता है, ठीक है। कृषि कार्यों से अच्छे संचालन के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का चुनाव करना। जो आप कृषि जो कार्य करता है, जो लोग किसान है, ठीक है, आप अक्सर किसान के साथ ही रहेंगे हमेशा। तो वो किसान का जो है ना वो अच्छे से कार्य कर सके, इसके लिए आप उसे क्या करते हैं, उसके लिए आप उसको सर्वे करके आप रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ढाल के रूप अनुरूप फसल को तैयार करना। तो ढाल रहेगी, ढालनुमा रहेगा तो वो अपने फसल का अनुरूप तैयार भी होगा। ये थोड़ा अलग बातें हो गई, लेकिन ऊपर से जो आप देखोगे 5-6 बातें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भू सर्वेक्षण का उद्देश्य के रूप में, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अब आपको हम दिखाते हैं कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट जिससे हम लोग यानी भू सर्वेक्षक हम लोग उपयोग करते हैं फील्ड में। तो आप इस चीज़ से तो मिले ही होंगे, इसको हम लोग टेप कहते हैं, जिसकी हम दूरी और लंबाई मापते हैं, ठीक है। यह एक टेप हो गया, ठीक है। अगला देखेंगे तो इसे जरीब कहते हैं या इसी को चेन कहते हैं, ठीक है। आपका फोकस हमेशा चेन पर ही रहता है, ठीक है। तो इसे हम लोग चेन कहते हैं। आई होप कि आपको ये भी बातें समझ में आ गई होगी। तीसरा, इसको हम लोग एरो कहते हैं, जिसको कभी कभी लोग सुआ भी बोलता है, ठीक है। ये एरो होते हैं, जब भी फील्ड में एरो सर्वे करते हैं तो 10 गो एरो देते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कि सर आप एक टेप दिखाए हो, अभी आपने एक चेन दिखाए हो, ठीक है, अभी आप एरो दिखा रहे हो, ठीक है, आगे आप पे एक खुट्टी दिखा रहे हो, जो खुट्टा हम लोग जो बांस के चीर के बनाते हैं या लकड़ी के बनाते हैं वही खुट्टा है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। फिर आगे आप कह रहे हो कि सर ये सब चीज़ें दिखा तो रहे हैं, ठीक है, पर इसका उपयोग क्या है। तो आंसर है, जब हम लोग फील्ड में जाएंगे ना सर्वे करने के लिए, इन सारे इंस्ट्रूमेंट को अपने साथ हर एक ग्रुप वाले लोग लेकर जाएंगे, ठीक है। और जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर वो अच्छे से अरेंज करेंगे, ओके। हम लोग फील्ड में इन्हीं सभी सामानों का उपयोग करके सर्वे करने का काम करेंगे। आई होप कि मेरी बातों आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा, ठीक है। अब है कि आरेखन छरें होती है। आरेखन छरें क्या होती है, इसको हम लोग रेंजिंग रॉड कहते हैं। ये अल्टरनेट कलर का होगा, रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट, इस तरह का अल्टरनेट कलर का होगा। इसको हम लोग आरेखन छर बोलते हैं, ठीक है। आरेखन छर में क्या होता है, ये नीचे वाला भाग नुकीला होता है जो ज़मीन में धंस जाता है। अगर नहीं धंसेगा ना, अगर वहाँ नुकीला भाग नहीं होगा तो उस तरह के छर को हम लोग कहते हैं ऑफसेट रॉड, ठीक है। ये भी अल्टरनेट कलर का ही होगा, बट इसके नीचे नुकीला भाग नहीं होगा, लेकिन एक यहाँ नुकीला भाग है। ये दोनों ऑफसेट रॉड है और ये जो है ना वो रेंजिंग रॉड है। अच्छा, ये रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड आपका हमेशा हाथों में रहेगी जब आप फील्ड में चलेंगे सर्वे करने के लिए। तब अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो है जिससे हमें बाद में जाकर मिलनी है, ठीक है। ये प्लम्बर है जिसको साहुल कहते हैं, जिसको देखते हो राजमिस्त्री लोग भी यूज करते हैं। इसका भी उपयोग हम लोग सेंटरिंग करने के लिए करते हैं। इसका नाम है ओपन क्रॉस स्टाफ, जिसको हम लोग खुला गुनिया कहते हैं, ठीक है। तो खुला गुनिया का भी हम लोग उपयोग करते हैं। इसका काम ये होता है कि जैसे मान लो कि आप चेन यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हो, पर आपको यहाँ से 90 डिग्री एग्जैक्ट लेके जानी है। तो अब फील्ड में कोई लोग डायरेक्ट अगर 90 डिग्री पर लेके जाएगा ना, तो सही से 100% 90 डिग्री वो नहीं बना पाएगा, ठीक है। ये 3-4-5 वाले रूल में ये होंगे, ठीक है। तो 3-4-5 वाले रूल से भी कोई लोग इसे अरेंज कर सकता है, ओके। लेकिन बात यहाँ ये है कि अगर आप 3-4-5 का रूल यूज नहीं करते हैं फील्ड में, देन आपके पास एक डिवाइस होगा, लकड़ी का टुकड़ा का बना होता है, ठीक है, जिसे हम लोग ओपन क्रॉस स्टाफ कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ओपन क्रॉस स्टाफ, इसका हम लोग फील्ड में यूज करेंगे जब हम लोग चेन सर्वे करने के लिए चलेंगे तब, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी तरह का एक और इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको कहते हैं ऑप्टिकल स्क्वायर। इसमें जो होते हैं ना वो दो जो है ना वो ऑप्टिकल मतलब प्रकाशीय चीज़ लगा होता है, यानी कि ग्लास का चीज़, कांच का लगा होता है, ठीक है।
उसी तरह एक और होता है ऑप्टिकल स्क्वायर भी होता है, ये देखेंगे लाइन रेंजर ऑप्टिकल स्क्वायर ये भी है, ऑप्टिकल स्क्वायर ये भी है, बट इसमें एक क्या होता है कांच लगा होता है, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर इससे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म मतलब होता है प्रिज्म वाला दिशा सूचक यंत्र। प्रिज्म वाला दिशा सूचक यंत्र का मतलब क्या होता है, हम लोग देखो बचपन से ही जानते हैं कि एक दिशा सूचक यंत्र होता है जो एक तरफ नॉर्थ को दिखलाता है और एक तरफ किसको दिखलाता है, साउथ को दिखलाता है, ठीक है। एक तरफ नॉर्थ होता है एक तरफ साउथ होता है, इसको हम लोग दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, ओके। लेकिन अगर इस दिशा सूचक यंत्र में अगर प्रिज्म लग जाए, प्रिज्म मतलब कांच का टुकड़ा लग जाए, उसे हम लोग प्रिज्म वाला दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। तो आप देख लीजिए, आप ऐसा नहीं है कि हमेशा चेन का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। चेन का उपयोग करेंगे हमेशा, ऐसा नहीं है। चेन का जहाँ पर उपयोग कर पाएंगे वहाँ तो करेंगे, जहाँ चेन का उपयोग नहीं कर पाते हैं, जहाँ जिस जगह पर चेन से सर्वे हम लोग नहीं कर पाते हैं, उस जगह पर हम लोग कोई दूसरा डिवाइस से यूज करते हैं। तो उन्हीं डिवाइसों में से एक डिवाइस है जिसका नाम अभी क्या है, प्रिज्म वाला दिशा सूचक यंत्र है। अब अगर आपको दिशा सूचक यंत्र में प्रिज्म ना लगा हुआ हो तो इससे हम लोग सर्वेयर कंपास कहते हैं, ठीक है। इससे भी हम लोग फील्ड में क्या करेंगे, मिलेंगे। इसके बाद एक और यंत्र है जिसका नाम है थियोडोलाइट, यानी कि वी कोण मान कहते हैं इसको, थियोडोलाइट कहते हैं। इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं अगर आप फील्ड में चेंज सर्वे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कोण अगर मापना हो जहाँ पर कंपास यूज नहीं कर पाएगा सही से, तो वहाँ पर थियोडोलाइट का उपयोग करते हैं। टोटल स्टेशन ये एक यंत्र है जो ऑटोमेटेड होता है, इसका भी यूज हम लोग करते हैं। इसमें बहुत सारे मान निकाल लेते हैं एक ही बार में। इस मशीन से भी हम लोग भेंट मुलाकात करने वाले हैं। प्लेन टेबल से कुछ ही दिनों के अंदर भेंट मुलाकात करने वाले, इसको प्लेन टेबल कहते हैं। एक टेबल पर हम लोग एक सीट रखकर फील्ड के सारी चीज़ों को सीट पर उतार देते हैं। ये सर्वेक्षण करने का जो काम होता है, कला होता है, इसी को हम लोग प्लेन टेबल कहते हैं, ठीक है। तो प्लेन टेबल की अपनी एक विशेषता है, जब हम आगे वहाँ आएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। ये डंपी लेवल है, इसके द्वारा हम लोग लेवलिंग करने का काम करते हैं। ये भी आपका इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप भेंट करेंगे आगे, जब आगे के दिनों में जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी दरअसल हम इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, किसको क्या कहते हैं, किस तरह की नाम होती है। इसको अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग स्टाफ कहते हैं, यानी इस पर रीडिंग रहता है। रोड पे देखते होंगे कभी इसको लेकर और ये वाले डिवाइस को लेकर कोई मापते रहता है ये आप देखे होंगे। इसको कहते हैं गुनिया, आपको इस पर ज़रूर ध्यान होगा। इसे गुनिया कहते हैं क्योंकि इसे अमीन अपने हाथों में हमेशा रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख लिया, ठीक है। अब आगे हम आपको बताते हैं सर्वेक्षक, यानी कि जो आप एक सर्वेक्षक बनेंगे तो आपका काम क्या होगा, ठीक है। आप किस तरह के वर्क को जॉब को डन करेंगे, ठीक है। पहला है भूमि स्थल और संपत्तियों पर सर्वेक्षण करना, यानी कि ज़मीन पर जो भी चीज़ें हैं, ज़मीन पर जो भी चीज़ प्रेजेंट है उनको आप क्या करते हैं, उनको आप सर्वे करते हैं। यानी कि ऊपर तो संपत्ति ही है ना, कुछ ना कुछ तो संपत्ति है, उनको क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। फिर सर्वे करने के बाद देखते हैं, अगर आप सर्वे करते हैं तो आपके पास एक डाटा हो जाता है, ठीक है। आपके पास एक डाटा हो जाता है। फिर उस डाटा को पिछला रिकॉर्ड के साथ मिलाते हैं, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो आप इसका मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, उस साक्ष्य को आप क्या करते हैं, जांच करने का काम करते हैं। ये कौन आदमी करता है, जो सर्वे का काम करता है, ठीक है। आई होप कि आप ये बात समझ में आ गए होंगे। तीसरा नंबर बात आपको बताते हैं, सर्वेक्षण प्रक्रिया के द्वारा अनुसंधान और डिजाइन करना। मतलब जब आप सर्वे कर रहे हो फील्ड में, उस समय आपको क्या करना है कि कुछ कुछ नई नई चीज़ों को, तरकीब को सोचनी है, डिजाइन करनी है। कोई नया नया चीज़ वहाँ पे क्या करता है, खोजते हुए आपको निकल जाना है। अगर कोई तरह के प्रॉब्लम फंस जाते हैं तो वहाँ पर आप खोजेंगे, ठीक है। किसी भूमि की विशेषता है, अक्षांतर और देशांतर द्वारा सटीक उपकरणों को ये करना है। कहने का मतलब है कि आप कहीं भी कोई भी जगह है, ठीक है, उसको आप अक्षांतर या देशांतर रेखाओं के द्वारा उस जगह को हम लोग एरेज धरती पर वो मान को ज्ञात करते हैं, जिसको हम लोग एक तरह मान लीजिए हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। और उसको अगर उसको सही तरीक़ा से मापने के लिए हम उसके लिए उपकरण का उपयोग करते हैं, ठीक है, ताकि हम उस जगह को सही से माप सके या जान सके, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो बताते हैं आपको। जो आप जहाँ पर सर्वे करते हैं, ठीक है, उनका मानचित्र बना लेते हैं, रेखा चित्र बना लेते हैं या चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। फील्ड स्टाफ जो आपके साथ काम करते हैं या पर्यवेक्षक जो होते हैं उनके साथ जो आप काम करते हैं, उनको आप मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मतलब डायरेक्शन आप बताते हैं कि सर देखिए यहाँ पर इस तरह की वर्क हुई है, यहाँ पर इस तरह की वर्क हुई है, यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम है, ये आप उसे बताते हो, ठीक है। अगर आपके पास जो उपकरण नहीं होता वो उपकरण खरीदते हो और उसे बनाए रखते हो। बनाए रखने का मतलब खरीदेंगे और साथ ही साथ उसको इस तरह से अरेंज करके रखेंगे कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगा फील्ड में जाकर हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। सर्वेक्षण परिणामों को रिपोर्ट, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है, कहता है कि सर अमीन है, आप चलिए हमारे यहाँ मापी कर दीजिए, तो आप उनके यहाँ जाकर मापी कर देते हैं। मापी करने के बाद उनकी रिपोर्ट को क्या करते हैं, उनको दे देते हैं और उनको आप बिल्कुल निष्कर्ष प्रस्तुत कर देते हैं कि देखिए आपकी ज़मीन के साथ ऐसा था, ये था, वो था, जो भी था आपने उसे पूरे क्या करते बता देते, ठीक है। यानी कि एक गुड क्वालिटी का आप उनको निष्कर्ष देते ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा है कि अगर आप इंजीनियर के साथ काम कर रहे हैं या वास्तुकारों के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या करें, काम करने में क्या करें, हेल्प करें, ठीक है। स्टूडेंट, आई होप कि ये बातें सभी आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस सेशन में, इस वीडियो के अंतर्गत हम सिर्फ आपको बताएं कि अमीन होता क्या है, अमीन का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, यानी उनका महत्व क्या होता है। कुछ मशीनों से आपको हमने भेंट मुलाकात करा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने आपको भेंट मुलाकात करवाए एक टॉपिक से जिसका नाम था कि अगर अमीन, अगर अमानत यानी भू सर्वेक्षण का काम करते हैं तो वो लोग
किस तरह का कार्य करते हैं। आई होप कि हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। अच्छा स्टूडेंट, आप ही लोग के लिए वीडियो बनाए थे, केवल आप ही के ग्रुप में ही हम डाले हैं, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इस चैनल को थोड़ा एक बार सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को एक बार लाइक कर लेना। और अगर इतना चीज़ कर लेते हैं तो आगे जब भी कोई दिक्कत होगी ना तो हम वीडियो इस तरह का आपको बना के रख दिया करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बातें हमने आपको क्लास में कर रखा है, आप लोग उसी चीज़ को देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद। आज के वीडियो के लिए मिलेंगे नेक्स्ट